नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज की इस वीडियो में हम अमेरिकी कांग्रेस यानी संसद के दूसरे सदन सीनेट की चर्चा करेंगे। सीनेट का संगठन क्या है, उसकी शक्तियाँ क्या हैं और उसके कार्य क्या हैं, इसकी हम विस्तृत विवेचना करेंगे। दोस्तों, फिलाडेल्फिया सम्मेलन के सदस्यों द्वारा अमेरिकी संविधान का निर्माण करने में शक्ति विभाजन सिद्धांत के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को भी अपनाया गया था और उनका विचार था कि राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सभा दोनों पर ही अंकुश रखने वाली एक संस्था होनी चाहिए, जिससे इन दोनों में कोई भी संस्था निरंकुशता की प्रवृत्ति को न अपना सके। सीनेट की रचना एक ऐसी संस्था के रूप में ही की गई जो कि राष्ट्रपति के ऊपर भी कंट्रोल स्थापित कर सके, नियंत्रण स्थापित कर सके और साथ ही प्रतिनिधि सभा के ऊपर भी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस का जो दूसरा सदन है, जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली सदन भी कहा जाता है, तो उसके संगठन का अध्ययन करेंगे, उसके शक्ति और कार्यों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि सीनेट का संगठन क्या है। इसमें पहली बात आती है सदस्यों के लिए योग्यताएं। तो सदस्यों के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात है दोस्तों कि इसके लिए कम से कम जो आयु रखी गई है वो 30 वर्ष की रखी गई है। नंबर 2 है, सीनेट के लिए कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो वह उस राज्य का निवासी हो जिसका प्रतिनिधित्व वह सीनेट में करना चाहता है। और तीसरी बात है कि वह कम से कम 9 वर्ष से यूएसए में रह रहा हो। तो ये 3 निर्वाचन के संबंध में योग्यताएं हैं। अब आता है कि सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। दोस्तों, शुरुआत में सीनेट के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता था। जैसे आज हमारे देश में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, राज्य विधानमंडल के जो द्वारा सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाते हैं। सेम वैसे ही सिस्टम अमेरिका में था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि राज्य विधानमंडलों में आपसी गतिरोध बढ़ने लगा, विवाद होने लगे और कई बार तो सीनेट की सीटें खाली रह जाती थी और कई बार एक एक सदस्य रहते थे। इस वजह से इस समस्या के निराकरण के लिए फिर 1912 में एक संविधान संशोधन किया गया, 17वां संविधान संशोधन किया गया अमेरिकी संविधान में। और इसका उद्देश्य था कि सीनेट के सदस्यों का चुनाव सीधे सीधे जनता के द्वारा किया जाए। और यह संशोधन 1913 में पास हुआ और तब से ही सीनेट के सदस्यों का सीधे चुनाव होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसके परिणामस्वरूप सीनेट का महत्व बढ़ गया है और अब यह जनता की वैसी ही प्रतिनिधि बन गई है जैसे कि प्रतिनिधि सभा। अगली बात है अवधि, इसका कार्यकाल कितना है। तो जैसे भारत में संसद है और उसका दूसरा सदन है राज्यसभा और उसका कार्यकाल 6 वर्ष है, ठीक उसी प्रकार से अमेरिकी संसद को क्या कहते हैं, कांग्रेस। तो उसका जो दूसरा सदन है सीनेट, उसका कार्यकाल भी कितना है, 6 वर्ष है। और ये एक स्थायी सदन है, सीनेट एक स्थायी सदन है। प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनके स्थान पर नवीन सदस्यों का निर्वाचन होता है। और जो सदस्य होते हैं सीनेट के, उन पर पुनर्निर्वाचन के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति के संबंध में हम बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार निर्वाचित हो सकते हैं, जबकि सीनेट के सदस्य के संबंध में पुनर्निर्वाचन के बारे में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। सीनेट का सदस्य कितनी बार चुनाव लड़ सकता है, कितनी बार जीत करके उसका सदस्य बन सकता है। अब अगला बिंदु है गणपूर्ति। तो सीनेट के सदस्यों की संख्या है दोस्तों प्रत्येक राज्य से 2। अमेरिका में 50 राज्य हैं, प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य सीनेट में लिए जाते हैं, तो कुल मिलाकर वहाँ की सदस्य संख्या है 100। और गणपूर्ति के लिए बहुमत होना जरूरी है, 100 में से 51 सदस्य उपस्थित होंगे तो ही सदन चलेगा। अगला बिंदु है वेतन, भत्ते और उन्मुक्तियाँ। तो कांग्रेस के दोनों सदनों का वेतन, भत्ते और उन्मुक्तियाँ समान है, बराबर है। प्रतिनिधि सभा की बात हो या सीनेट की बात हो,
दोनों के सदस्यों के वेतन भत्ते और उन्मुक्तियां बराबर हैं, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। और इनके जो वेतन भत्ते हैं ये समय समय के ऊपर बढ़ते रहते हैं। जैसा कि भारत में होता रहता है, ऐसा ही अमेरिका में भी समय समय के ऊपर इनके वेतन और भत्तों में इजाफा कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इनको अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे यात्रा भत्ता है, स्टेशनरी खर्चा है, निःशुल्क तार सेवा है, टेलीफोन की सेवा है, मेडिकल फैसिलिटी है, और इनको भाषण की वो स्वतंत्रता भी प्राप्त है। और सदन में जो भी भाषण दे दिया, जो कुछ भी बोला, उसके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं हो सकती है। तो ये विशेष प्रकार की उन्मुक्ति इनको प्राप्त है। उन्मुक्ति यानी छूट। अगला बिंदु है दोस्तों अधिवेशन। अधिवेशन के संदर्भ में यानी सत्र कब प्रारंभ होगा सीनेट का, तो इसके लिए 1933 में 20वां संविधान संशोधन किया गया था। और इसमें लिख दिया गया कि 3 जनवरी को, प्रतिवर्ष 3 जनवरी को दोपहर के समय में प्रतिनिधि सभा के साथ साथ ही सीनेट का सत्र भी शुरू होगा। कब तक चलेगा? जब तक इसको स्थगित ना कर दिया जाए तब तक चलेगा। मतलब कोई निश्चित अवधि नहीं है। इसके सभापति तथा अन्य पदाधिकारी कौन कौन होते हैं? तो दोस्तों काफ़ी कुछ सीनेट की जो संगठन है उसकी समानता भारत की राज्यसभा वाले ढांचे के समान है। तो अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति होता है वही अमेरिकी सीनेट का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति का मतलब होता है कि जब तक अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद पर रहेंगे तब तक वो सीनेट के सभापति रहेंगे। उपराष्ट्रपति सीनेट का सदस्य नहीं होता और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष की तुलना में उसके द्वारा सीनेट की कार्रवाई का संचालन लगभग पूरी निष्पक्षता के साथ किया जाता है। वह मतदान में भाग नहीं लेता और पक्ष विपक्ष के बराबर मत आने पर यानी टाई हो जाए मामला, तो ऐसी स्थिति में वह अपने मत का प्रयोग कर सकता है। सीनेट की कार्रवाई के सुनिश्चित नियम हैं और सीनेट के सदस्य अमेरिकी राजनीति के सीनियर मेंबर होते हैं। इसलिए ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं कि सभापति को व्यवस्था बनाने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़े। और इसके साथ ही सीनेट का एक सामयिक अध्यक्ष भी होता है। यह बहुमत दल का मनोनीत सदस्य होता है। सीनेट के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में ये जो सामयिक अध्यक्ष है ये बैठकों का संचालन करता है। दोस्तों सीनेट से जुड़ा एक शब्द है फिलिबस्टर। फिलिबस्टर क्या है कि सीनेट के जो सदस्य हैं उनको भाषण देने की छूट प्राप्त है कि वो कितने ही समय तक भाषण दे सकते हैं। तो जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं उनको अगर अटकाना है या लटकाना है तो ये सदस्य जो अल्पमत में होते हैं खासतौर से, तो वो अनिश्चित काल के लिए भाषण देने लग जाते हैं। और कई बार तो भाषण का जो सब विषय वस्तु होती है वो उस बिल से मैच भी नहीं करती, फिर भी वो लोग सिर्फ और सिर्फ रुकावट डालने के लिए ऐसा करते हैं। तो इसे कहते हैं फिलिबस्टर। अगला बिंदु आता है कि सीनेट की शक्तियां और कार्य क्या हैं। तो शक्तियों और कार्यों के संबंध में पहली बात है कि कानून निर्माण संबंधी शक्तियां। तो कानून निर्माण के संबंध में आमतौर पे ये होता है कि जो दूसरा सदन होता है उसको गौण शक्तियां प्राप्त होती हैं विधि निर्माण में। लेकिन अमेरिकी संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों को लगभग समान अधिकार प्राप्त हैं कानून निर्माण के क्षेत्र में। भले ही वो साधारण विधेयक हो या संवैधानिक विधेयक हो, दोनों के संबंध में प्रतिनिधि सभा और सीनेट को बराबर की शक्तियां प्राप्त हैं। हालांकि वित्त विधेयक पहले प्रतिनिधि सभा में रखे जाते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं, तो इसमें ज़रूर उसको कुछ खास शक्तियां प्राप्त है।
लेकिन धीरे धीरे हम देखें तो सीनेट के जो कार्य हैं वो निरंतर बढ़ रहे हैं, उसकी शक्तियों में इजाफा हो रहा है, वृद्धि हो रही है, उसका महत्व बढ़ रहा है निरंतर। और प्रतिनिधि सभा है वो कमज़ोर होती जा रही है। कार्यपालिका शक्तियों के संबंध में हम देखें तो इसके संबंध में भी यह है कि प्रशासनिक क्षेत्र में इसको ढेर सारी शक्तियां प्राप्त हैं। कार्यपालिका क्षेत्र में उसकी शक्तियां प्रतिनिधि सभा की तुलना में बहुत ज़्यादा हैं। और इसका हम उदाहरण देखें कि कार्यपालिका क्षेत्र में उसकी पहली जो शक्ति है वो है नियुक्तियों के पुष्टिकरण से संबंधित शक्ति। राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्तियां की जाती हैं वो तभी वैलिड होंगी, तभी वैध होंगी जब सीनेट उसे अपने साधारण बहुमत से स्वीकृति प्रदान कर दे। और राष्ट्रपति दो प्रकार की नियुक्तियां कर सकते हैं। पहली प्रकार की वे नियुक्तियां हैं जो सारे राष्ट्र से संबंधित होती हैं, जैसे कि राजदूत है, मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं और सेना में बड़े अधिकारी हैं। तो ये पूरे राष्ट्र से संबंधित होते हैं। तो ये नियुक्तियों का एक प्रकार तो ये हो गया। दूसरा प्रकार है नियुक्तियों का उन संघीय अधिकारियों की नियुक्ति जो किसी राज्य में की जाती है, वो एक राज्य तक की सिमटे हुए होते हैं, जैसे संघीय जिला न्यायाधीश, पोस्ट मास्टरों के कुछ वर्ग, जिला न्यायवादी तथा मार्शल इत्यादि। पहली प्रकार की नियुक्तियां जो हैं जो कि पूरे अमेरिकी संघ को प्रभावित करती हैं, सामान्यतः सीनेट के द्वारा इस आशा के साथ स्वीकार कर ली जाते हैं कि राष्ट्रपति दूसरी श्रेणी की नियुक्तियों में उससे परामर्श करे। पहली प्रकार की नियुक्तियों में तो वो स्वीकार कर लेती है सीनेट, लेकिन इस सोच के साथ कि दूसरी जो नियुक्तियां हैं, दूसरे प्रकार की जो नियुक्तियां हैं, उसमें राष्ट्रपति उनसे परामर्श लेगा। और एक सीनेटीय शिष्टता भी वहाँ पर मौजूद है। पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति यदि किसी राज्य में किसी अधिकारी की नियुक्ति कर रहे हैं तो वह अपने दल के सीनेट सदस्य यदि है तो उससे परामर्श करेगा। इसी को सीनेट का शिष्टाचार या सीनेटीय शिष्टता कहते हैं। और दूसरी जो इसकी महत्वपूर्ण शक्ति है संधियों के विषय में है कि संधियों के संबंध में भी व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति द्वारा किसी भी देश के साथ कोई संधि की जाती है, कोई समझौता किया जाता है, तो वो तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि सीनेट उसको 2/3 बहुमत से स्वीकार ना कर ले। दोस्तों, आपको याद होगा कि प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से लेकर 18 तक चला था, उसमें अमेरिका ने भाग नहीं लिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी थी कि अमेरिका युद्ध में भाग लेगा, लेकिन अमेरिकी सीनेट ने इसको मंजूरी नहीं दी। वुडरो विल्सन उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे अमेरिका के, तो उन्होंने युद्ध की जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो इसमें घोषणा की थी कि अमेरिका इसमें भाग लेगा, लेकिन अमेरिका का जो दूसरा सदन है, द्वितीय सदन है सीनेट, इसने मंजूरी नहीं दी, तो अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। तो ये देखो कि कितनी महत्वपूर्ण शक्ति है सीनेट की। वैदेशिक संबंधों के संचालन में सीनेट की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अन्वेषण की शक्ति भी है। जो भी महत्वपूर्ण विभाग होती हैं उनमें जांच पड़ताल करने का अधिकार सीनेट को है। और एक महत्वपूर्ण कार्यपालिका शक्ति ये भी है कि युद्ध घोषणा से संबंधित युद्ध की घोषणा कांग्रेस के द्वारा ही की जा सकती है। सीनेट अपनी प्रथम 2 कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग तो अकेले ही करती है, किंतु इस तीसरी शक्ति का प्रयोग उसके द्वारा प्रतिनिधि सभा के साथ मिलकर किया जाता है। तो ये तीसरी शक्ति थी। अन्वेषण की शक्ति के अंतर्गत आता है कि जो सरकार के महत्वपूर्ण विभाग होते हैं तो उनकी जांच पड़ताल का अधिकार किसको, अन्वेषण यानी जांच पड़ताल, इसका अधिकार सीनेट को है। न्यायिक शक्तियाँ क्या क्या है सीनेट की? सीनेट को सबसे जो प्रमुख है न्यायिक शक्ति वो है महाभियोग की जांच का अधिकार। प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सैनिक अधिकारियों तथा न्यायाधीशों पर
देशद्रोह, भ्रष्टाचार तथा अन्य गंभीर अपराध के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग की सुनवाई सीनेट में होती है और वही उस पर अपना निर्णय देती है। महाभियोग की सुनवाई करते हुए यह न्यायिक प्रक्रिया के सभी कार्य जैसे आदेश जारी करना, गवाहों को बुलाना और उन्हें शपथ दिलाना आदि करती है। महाभियोग की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सीनेट की अध्यक्षता करता है। अपराध सिद्धि के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अभी तक सीनेट के द्वारा कुल 12 बार महाभियोग प्रस्तावों की जांच की गई और इनमें से 4 बार महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया गया। अन्य शक्तियां भी कुछ सीनेट को प्राप्त है, जैसे कि वह राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए किए गए मतदान की गणना करती है और निर्वाचन परिणाम की घोषणा भी करती है। विशेष दशाओं में वह उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी करती है। ये विशेष दशा कौन सी है? यदि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, मतलब कि उसको इतने वोट नहीं मिले कि वो बहुमत अर्जित कर सके, तो सीनेट क्या करती है कि सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले पहले जो दो उम्मीदवार हैं उनमें किसी एक को उपराष्ट्रपति निर्वाचित कर सकती है। ऊपर के जो 2 हैं उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के, उनमें से किसी एक को सीनेट उपराष्ट्रपति निर्वाचित कर सकती है। और ये कैसे करेगी काम? सीनेट के सदस्य वोटिंग करेंगे, मतदान करेंगे, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे, ऊपर के 2 जो लोग हैं उनमें से जो सबसे ज़्यादा मत प्राप्त करेगा वही उपराष्ट्रपति बन जाएगा। सीनेट को अपने सदस्यों के निर्वाचन एवं उनकी योग्यता के संबंध में उठाए गए प्रश्नों के निर्णय का अधिकार भी प्राप्त है। सीनेट की शक्तियों के इस विवेचन से स्पष्ट है कि सीनेट प्रतिनिधि सभा से अधिक ताकतवर है। यदि विश्व के अन्य देशों की व्यवस्थापिकाओं के दूसरे सदनों से इसकी तुलना की जाए तो इसे विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली दूसरा सदन या द्वितीय सदन कहा जा सकता है। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसको दूसरा जो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण द्वितीय सदन या शक्तिशाली सदन क्यों कहते हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ें, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं इस तरह के प्रश्न। धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम अमेरिकी शासन व्यवस्था के संबंध में अन्य प्रावधानों का अध्ययन करेंगे।